Hello guys, good morning. This is Modi sir. Welcome you once again in my English Academy channel. आज के इस वीडियो में हम आर्टिकल दा के यूज़ को स्टेप बाय स्टेप यूज़ करना सीखेंगे। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि दा का यूज़ हमें डेफिनेट नाउन के पहले करना है। इससे पहले हमने समझा था आर्टिकल ए व एन जो कि इंडेफिनिट नाउन के पहले लगाए जाते हैं। आर्टिकल ए व एन का जो हिंदी मीनिंग था वो था कोई एक, और हमने आर्टिकल ए व एन इनडेफिनिट नाउन के पहले लगाए साउंड के आधार पर। अब हम दा का यूज़ सीखेंगे, जो कि दा का हमें यूज़ जो करना है वो डेफिनेट नाउन के पहले करना है। डेफिनेट नाउन से अर्थ ये है कोई भी ऐसा नाउन जो पर्टिकुलर हो, फिक्स हो, दैट मीन्स उसका कहीं ना कहीं कोई एग्जिस्टेंस हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा गंगा नदी, गंगा नदी दैट मीन्स इस नदी का कहीं ना कहीं पे कोई एग्जिस्टेंस है, दैट मीन्स वो अस्तित्व में रखती है और वो एक निश्चित नदी है। तब ऐसी कंडीशन में हम इसके पहले द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, अगर मैं ये कहता हूँ कि मैंने एक नदी देखी, तो यहाँ मैं नदी को डिफाइन नहीं कर रहा कि मैं किस नदी के बारे में बात कर रहा हूँ। हो सकता है वो नदी मैंने इंडिया में देखी हो सकता है वो नदी मैंने इंडिया से बाहर देखी हो, दूसरी कंट्री में देखी हो। दैट मीन्स मैंने उस नदी के बारे में आपको डिफाइन नहीं किया है, दैट मीन्स उसके एग्जिस्टेंस के बारे में मैंने आपको नहीं बताया। तो जब किसी सेंटेंस में अगर कोई भी नाउन जो पर्टिकुलर हो, डेफिनेट हो, मतलब निश्चित हो, उसका कोई एग्जिस्टेंस हो, तो उसके पहले हम आर्टिकल दा का यूज़ करेंगे। अब हमें यह समझना है कि ए व एन का तो अर्थ कोई एक होता है, लेकिन जब भी हम सेंटेंस में दा का यूज़ नाउन के पहले करेंगे तो उसका कोई भी अर्थ नहीं होगा। हमें सेंटेंस को पढ़कर उसका सेंस निकालना होगा। कई बार वो सेंटेंस में मीनिंग लेस होगा, दैट मीन्स उसका वहाँ पर कोई अर्थ नहीं निकलना होगा, और कई बार वहाँ पर उसका अर्थ निकलना होगा, लेकिन इसका कोई पर्टिकुलर अर्थ नहीं होता। दैट मीन्स दा का जब भी हम सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो उस सेंटेंस में दा का कोई अर्थ नहीं होगा, दैट मीन्स वो मीनिंग लेस होगा। साथ साथ हमें ये भी समझना है कई बार सेंटेंस में हम दा को दी और कई बार दा पढ़ते हैं। उसके लिए हमें ये याद रखना पड़ेगा, जब भी हम सेंटेंस में नाउन के पहले, डेफिनेट नाउन के पहले दा का यूज़ करने जा रहे हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा उस डेफिनेट नाउन, दैट मीन्स वो नाउन अगर वो वॉवेल से स्टार्ट होता है, अगर कोई नाउन जो वॉवेल से स्टार्ट होता है, तब उस कंडीशन में हम उसको दी पढ़ेंगे, राइट। लेकिन अगर कोई नाउन जिसके पहले हमने दा का यूज़ किया है, लेकिन उसका साउंड जो है कॉन्सोनेंट साउंड है, दैट मीन्स अगर उसका साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है तो उस कंडीशन में उसे दा पढ़ा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा है, यहाँ पर मैंने लिखा है द टाइगर, तो आप देखेंगे दा के बाद जो नाउन लगा है वो लिखा है टाइगर। इसकी टी की जो आवाज़, टी जो है वो यहाँ पर क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पर टाइगर के पहले जो हमने वर्ड यूज़ किया है उसे अगर हम सही तरीके से प्रोनाउंस करें तो उसका अर्थ यहाँ पर होगा दा। लेकिन अगर मैं एलिफेंट लिखता हूँ, एलिफेंट, और उसके पहले मैं अगर इसका यूज़ करता हूँ, तो चूँकि ये वर्ड यानी कि ये नाउन किससे स्टार्ट हुआ है, ये स्टार्ट हुआ है आपका कैसे, वॉवेल से स्टार्ट हुआ है, इसलिए यहाँ पर इसको दी प्रोनाउंस किया जाएगा, राइट। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है, जब भी सेंटेंस में कोई भी नाउन अगर वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, तब उसे दी पढ़ा जाएगा, लेकिन अगर वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो उसे दा पढ़ा जाएगा, राइट। अब हमें ये भी समझना है कि आर्टिकल दा का यूज़ नाउन के पहले किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं नाउन जो हैं 5 तरीके के होते हैं, मतलब काइंड्स ऑफ नाउन की बात करें तो 5 तरह के नाउन हैं। जैसे फर्स्ट नंबर पे प्रॉपर नाउन, फिर है कॉमन नाउन, फिर है मटेरियल नाउन, फिर है कलेक्टिव नाउन, फिर है एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कब प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल दा का यूज़ किया जाता है और कब नहीं किया जाता है। इसी तरीके से हम ये समझेंगे कि कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल दा कब आता है, मटेरियल नाउन के पहले दा कब आता है, कलेक्टिव नाउन के पहले दा कब आता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले दा कब आता है। साथ साथ हम ये भी समझेंगे किन कंडीशन में इनके पहले दा का यूज़ नहीं किया जाता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल के वो रूल जो कि बेसिक रूल है, जो सारे के सारे एग्जाम में छोटे से लेके बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन सारे जनरल रूल को पढ़ने के बाद, शुरुआती रूल को पढ़ने के बाद हम कुछ एडवांस रूल पढ़ेंगे जो कि कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं। अगर आप कोई एसएससी का एग्ज़ाम दें, बैंक का एग्ज़ाम दें या कोई और एग्ज़ाम दें तो उन एग्ज़ाम्स में आर्टिकल दा के आपको एडवांस रूल आपको समझने और पढ़ने होंगे, जो कि हम इस वीडियो में और इसके बाद वाले वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अभी हम जो शुरुआत में आर्टिकल दा के जो रूल पढ़ेंगे वो बेसिक रूल होंगे, मतलब कॉमन रूल होंगे, मतलब आपने पढ़े भी होंगे, छोटी क्लास से स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद हम कुछ एडवांस रूल पढ़ते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम दा के कुछ बेसिक रूल। सबसे पहले हम बात करते हैं बहुत ही कॉमन और आसान सा रूल, जिसमें ये बताया गया है कि अगर किसी भी सेंटेंस में अगर ये डेफिनेट नाउन दिए हों, डेट मीन्स अगर किसी सेंटेंस में सी मतलब समुद्र, ओशन महासागर, गल्फ यानी खाड़ी, रिवर नदी, वाटरफॉल झरना, लेक झील, कनाल यानी कि नहर, प्लेन यानी कि मैदान, डैम बांध, केव गुफा, टनल यानी कि सुरंग, सेंचुरी मतलब अभ्यारण्य और पार्क आप जानते ही हैं। अगर किसी भी सेंटेंस में अगर ये नाउन लिखे हों और इन नाउन के नाम दिए हों, नाम से मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे रिवर लिखा है, नदी लिखा है और नदी का अगर नाम दिया है तो हम उस नाम के पहले आर्टिकल दा का यूज़ करेंगे। इन केस इनके अगर नाम नहीं लिखे हैं, राइट, जैसे रिवर का नाम नहीं लिखा है, केवल सेंटेंस में ये लिखा है कि मैंने नदी देखी है, दैट मीन्स उस कंडीशन में हम उसके पहले आर्टिकल दा का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर रिवर का, सी का, ओशन का, वाटरफॉल का, गल्फ का, लेक का, केव का, डैम का, यदि इन सब का यदि सेंटेंस में नाम दिया हो तब इस कंडीशन में हम आर्टिकल दा का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे फर्स्ट एग्जांपल है द गंगा इज़ ए बिग रिवर। आप इस सेंटेंस में देखेंगे रिवर का नाम दिया हुआ है जो कि क्या है, गंगा, इसलिए हमने इस सेंटेंस में गंगा के पहले दा का यूज़ किया है। अंडरस्टैंड। कम टू द सेकंड एग्जांपल, फिर लिखा हुआ अजंता एंड एलोरा इज़ वेरी फेमस। अजंता एंड एलोरा जो कि क्या है, गुफा है, महाराष्ट्र में है, जो कि फेमस है। और चूँकि इस केव का नाम दिया हुआ है इसलिए इस पर्टिकुलर नाउन के पहले हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, दा लगा दिया। तो जब भी किसी भी सेंटेंस में कोई भी नाउन पर्टिकुलर करना होता है तो या तो उसका नाम दिया होता है या उसको सेंटेंस में अलग ढंग से डिफाइन किया जाता है। तो चूँकि इस सेंटेंस में अजंता एंड एलोरा क्लियरली डिफाइन है, मतलब पर्टिकुलर केव की हम बात कर रहे हैं, तब इस कंडीशन में हमने यहाँ दा का यूज़ कर दिया। इनके सेंटेंस में अजंता एंड एलोरा नाम नहीं लिखा होता, केवल केव लिखा होता, तब उस कंडीशन में दा का यूज़ नहीं होता। नाउ कम टू द थर्ड एग्जाम्पल, आई हैव सीन माधव नेशनल पार्क। इस पार्क का यानी कि नेशनल पार्क का नाम दिया हुआ है माधव, राइट। तो इस कंडीशन में हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, दा लगाना पड़ेगा। नाउ कम टू द फोर्थ एग्जाम्पल, गांधी सागर डैम इज़ वेरी फेमस, यानी कि डैम का नाम दिया है गांधी सागर, यानी कि ये पर्टिकुलर डैम है, तब इस कंडीशन में हमने यहाँ दा का यूज़ कर दिया। ओवरऑल कहने का मतलब ये, जब भी किसी सेंटेंस में सी, ओशन, गल्फ, रिवर, वाटरफॉल, लेक, डैम, केव, प्लेन, कनाल, टनल, सेंचुरी, पार्क, यदि इन सबके अगर नाम दिए हुए हों तो उस कंडीशन में हमें आर्टिकल दा का यूज़ इनके पहले करना पड़ेगा। ये था रूल नंबर 1। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 2 की। इसमें रूल नंबर 2 में बताया गया है कि अगर सेंटेंस में माउंटेन लिखा हुआ हो, माउंटेन मतलब पहाड़, पहाड़ का नाम लिखा हुआ हो, तो उस कंडीशन में उसके पहले दा का यूज़ किया जाएगा। लेकिन साथ साथ आपको ये याद रखना पड़ेगा उस पहाड़, वो पहाड़ कैसा होना चाहिए, रेंज में होना चाहिए। रेंज का मतलब ये है कि वो फैला हुआ होना चाहिए। और कोई भी पहाड़ यानी कोई माउंटेन जो कि फैला हुआ होता है, वाइड रेंज में होता है, तो उस कंडीशन में उसके पहले हम आर्टिकल दा का यूज़ करेंगे। जैसे कि इस एग्जांपल में हमने हिमालय के पहले दा का यूज़ किया है। आप सब लोग जानते हैं हिमालय एक बहुत बड़ा क्या है, माउंटेन है जो कि काफ़ी फैला हुआ है।
लेकिन सेकंड एग्जांपल में ऐसा हमने नहीं किया है। सेकंड एग्जांपल में एवरेज लिखा हुआ है। एवरेज जो है फैला हुआ नहीं है, बल्कि एवरेज की कंडीशन कुछ इस तरह से है, राइट। तो कोई भी पहाड़, कोई भी माउंटेन जिसकी पीक होती है, पीक मतलब क्या, पीक मतलब एक तरह से उसकी ऊंचाई, राइट। यदि कोई भी पहाड़ जो पीक के सेंस में होता है, राइट, तब उस कंडीशन में उसके पहले आर्टिकल दा का यूज़ नहीं किया जाता। लेकिन कोई भी पहाड़ यदि फैला हुआ हो, इस तरह से हो, यानी कि रेंज में हो, काफ़ी उसकी रेंज हो, हाई रेंज में हो, काफ़ी लंबे क्षेत्र में अगर वो फैला हुआ हो, तब उस कंडीशन में उस माउंटेन के पहले दा का यूज़ करेंगे। लेकिन यदि कोई भी पहाड़ जो कि रेंज में नहीं है, मतलब वो फैला हुआ नहीं है, केवल पीक में है, ऊंचाई में है, उस कंडीशन में हम उसके पहले आर्टिकल दा का यूज़ नहीं करेंगे। तो हमने एवरेज के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है, कभी भी किसी भी सेंटेंस में केवल माउंटेन लिखा हुआ हो तो आर्टिकल ए का यूज़ किया जाएगा। लेकिन यदि उस माउंटेन का नाम भी दिया गया हो, जैसे हिमालय या एवरेज दिया गया हो, तो उस कंडीशन में दा का यूज़ हमें ये देख के करना है कि वो माउंटेन रेंज में है या नहीं। यदि वो माउंटेन रेंज में है, मतलब फैला हुआ है, तो दा का यूज़ किया जाएगा। लेकिन यदि वो माउंटेन फैला हुआ नहीं है, मतलब रेंज में नहीं है, उस कंडीशन में हम उसके पहले आर्टिकल दा का यूज़ नहीं करेंगे, राइट। हम बात करते हैं रूल नंबर 3 की। सेंटेंस में धार्मिक ग्रंथ का नाम लिखा हुआ हो, यानी कि रिलीजियस बुक का नाम लिखा हुआ हो, जैसे गीता, महाभारत, कुरान, भगवत गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, अगर इनके नाम लिखे हुए हो, तब ऐसी कंडीशन में इन नाउन के पहले हम दा का यूज़ करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1 में किया है, आई रीड रामायण, तो रामायण के पहले दा लगा दिया। कम टू द सेकंड एग्जाम्पल, आई रीड कुरान, तो मैंने यहाँ द आर्टिकल का यूज़ कर दिया। लेकिन फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है, अगर धार्मिक ग्रंथ के नाम के पहले यदि उसके राइटर का नाम दिया हो, तब कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन आपको साथ साथ ये भी याद रखना है कि धार्मिक ग्रंथ के बाद उसके राइटर का नाम दिया गया हो और उन दोनों का आपस में रिलेशन कर दिया गया हो ऑफ से, तब ऐसी कंडीशन में आर्टिकल दा का यूज़ किया जाएगा, राइट। अगेन आई रिपीट, अगर किसी सेंटेंस में धार्मिक ग्रंथ यानी कि रिलीजियस बुक का नाम दिया हो, तो आर्टिकल दा का यूज़ किया जाएगा। और यदि उस धार्मिक ग्रंथ से पहले उसके राइटर का नाम दिया गया हो, तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन उस धार्मिक ग्रंथ के बाद उसके राइटर का नाम दिया गया हो और उन दोनों का आपस में संबंध कर दिया गया हो ऑफ से, तब ऐसी कंडीशन में आर्टिकल दा का यूज़ किया जाएगा। ये तो रूल नंबर 3। हम बात करते हैं रूल नंबर 4 की। अगर किसी सेंटेंस में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी कि यातायात के साधनों का नाम का यूज़ किया गया हो, तब ऐसी कंडीशन में इनके पहले आर्टिकल दा का यूज़ किया जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल लिखा हुआ ही कम्स बाय कुतुब एक्सप्रेस, तो हमने कुतुब एक्सप्रेस से पहले दा का यूज़ कर दिया। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये, सेंटेंस में यदि ट्रेन का, एरोप्लेन का, शिप का नाम दिया हो, तो आर्टिकल दा का यूज़ किया जाएगा। लेकिन यदि इनका नाम नहीं दिया हो, तो फिर आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाएगा। लेकिन आपको ये भी याद रखना होगा कि अगर इन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो भी जैसे ट्रेन है, बस है या एरोप्लेन है, यदि इनके नाम के तुरंत पहले प्रीपोजिशन यदि बाय का यूज़ किया गया तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन यदि प्रीपोजिशन इन, ऑन का यूज़ किया गया तो ऐसी कंडीशन में आर्टिकल ए का यूज़ साउंड के आधार पर किया जाएगा, राइट। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है, यदि ट्रेन, बस, एरोप्लेन, शिप का नाम दिया हो तो द आर्टिकल लगेगा, और यदि नाम नहीं दिया हो तो आर्टिकल आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। ये डिपेंड करता है प्रीपोजिशन पर। प्रीपोजिशन बाय है तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, प्रीपोजिशन इन या ऑन है तो ए आर्टिकल लगेगा। कम टू द रूल नंबर 5, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यदि किसी सेंटेंस में मापतोल की इकाई दी गई हो, जैसे लीटर, सेंटीमीटर, किलोग्राम, डजन, ये सब दिया गया हो, तो सेंटेंस में आर्टिकल दा का यूज़ किया जाएगा। जैसे लिखा हुआ है पेट्रोल इज सोल्ड लीटर, और लीटर से पहले हम देखेंगे बाय भी लिखा हुआ है, तब इस कंडीशन में दा का यूज़ किया जाएगा। तो मीन्स ऑफ यूनिट या मेजरमेंट ऑफ यूनिट, मेजरमेंट ऑफ यूनिट या यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अगर किसी सेंटेंस में मापतोल की इकाई दी गई हो, जैसे लीटर्स, मीटर, डजन, किलोग्राम, तो उस कंडीशन में हमें ये याद रखना पड़ेगा कि उनसे पहले प्रीपोजिशन बाय लगा है या नहीं। यदि बाय लगा हुआ है तो दा का यूज़ किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 में हुआ है पेट्रोल इज सोल्ड बाय द लीटर। इसी तरीके से क्लॉथ इज सोल्ड बाय मीटर, मीटर यानी कि यूनिट है मेजरमेंट की, तो हमने यहाँ दा लगा दिया। कम टू द 3rd एग्जाम्पल, बनानास आर सोल्ड बाय डजन, डजन यानी कि मापतोल की इकाई है, तो हमने यहाँ दा का यूज़ कर दिया। लेकिन अगर सेंटेंस में प्रीपोजिशन बाय का यूज़ नहीं किया गया है इन यूनिट से पहले, तब उस कंडीशन में दा का यूज़ नहीं किया जाएगा। तब इस कंडीशन में साउंड के आधार पर इन पर ए या एन आर्टिकल का यूज़ किया जाएगा। जैसे कि एग्जांपल नंबर 4 में हुआ है बनानास आर सोल्ड अ डजन। बनानास जो है डजन के हिसाब से बेचते हैं या बेचे जाते हैं। क्लियर? तो कहने का मतलब ये, जब भी किसी सेंटेंस में यूनिट ऑफ मेजरमेंट यानी कि मापतोल की इकाई
का नाम दिया गया हो, तब उस कंडीशन में हम आर्टिकल द का यूज़ कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है इसके तुरंत पहले यूज़ किए गए प्रीपोजिशन पर। अगर सेंटेंस में प्रीपोजिशन बाय लगा हुआ है तो द का यूज़ किया जाएगा। अगर वो बाय प्रीपोजिशन नहीं लगा है तो फिर द का यूज़ नहीं किया जाएगा। तब ऐसी कंडीशन में साउंड के आधार पर हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे। ये था रूल नंबर 4 और रूल नंबर 5। हम बात करते हैं रूल नंबर 6 की। नंबर 6 की, अगर किसी भी सेंटेंस में स्टार यानी कि तारा, प्लेनेट यानी कि ग्रह, डायरेक्शन यानी दिशा का नाम दिया गया हो तो उनके पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। जैसे कि एग्जांपल नंबर 1 में हुआ है सन राइजेज इन द ईस्ट। तो सन जो है वो क्या है, तारे का नाम है, तो हमने इसके पहले द लगा दिया। और ईस्ट जो है वो क्या है, डायरेक्शन है, तो इनके पहले हमने द लगा दिया। ओवरऑल डायरेक्शन, प्लेनेट और स्टार के नाम के पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखेंगे द मून शाइन्स ओवर द अर्थ। मून और अर्थ के पहले हमने यहाँ द का यूज़ किया गया है क्योंकि मून और अर्थ दोनों के दोनों क्या है, प्लेनेट है। तो जब भी किसी सेंटेंस में अगर प्लेनेट का यूज़ किया गया हो तो उसके पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स आपको ये भी याद रखना है कि सेंटेंस में डायरेक्शन का यूज़ डायरेक्शन के सेंस में ना होते हुए किसी और सेंस में हो, तब उस कंडीशन में हम इसके पहले आर्टिकल द का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि एग्जांपल नंबर 3, ही वेंट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। इस सेंटेंस में हम कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। इसी तरीके से बेस्ट बंगाल टीम इज प्लेइंग, यहाँ बेस्ट का यूज़ डायरेक्शन के सेंस में नहीं है, इसलिए यहाँ भी कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट, केरला कम्स इन साउथर्न इंडिया। यहाँ साउथर्न का यूज़ भी डायरेक्शन के अर्थ में ना होते हुए प्लेस के अर्थ में, तब इस कंडीशन में भी यहाँ भी हम कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन आपको याद रखना है कि अगर डायरेक्शंस यानी कि साउथर्न यानी कि इस नाउन का संबंध यदि हम किसी और दूसरे नाउन से कर दें, जैसे इंडिया से कर दिया, साउथर्न का रिलेशन हमने इंडिया से कर दिया, तब ऐसी कंडीशन में इसके पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। राइट। तो डायरेक्शन के सेंस में आपको ये सारी चीज़ें बड़ी ध्यान से करनी है। अगर सेंटेंस में डायरेक्शन का यूज़ डायरेक्शन के सेंस में हुआ है तो द आर्टिकल का यूज़ होगा, और यदि उसका यूज़ डायरेक्शन के सेंस में नहीं है, जैसे एग्जाम्पल नंबर 4, तब उस कंडीशन में कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन डायरेक्शन का यूज़, लेकिन यदि डायरेक्शन का रिलेशन यदि हमने किसी और दूसरे नाउन से कर दिया, तब उस कंडीशन में उसके पहले आर्टिकल द का यूज़ किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल नंबर 6। और यदि डायरेक्शन का यूज़ प्लेस के अर्थ में हो, डायरेक्शन के अर्थ में नहीं हो, तो भी कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे एग्जाम्पल नंबर 5। राइट। तो ये था रूल नंबर 6। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 7 की। अगर किसी सेंटेंस में मैन और वोमेन जैसे नाउन का यूज़ किया गया हो तो उस कंडीशन में इनके पहले आर्टिकल ए का यूज़ भी किया जाता है, जीरो आर्टिकल का भी यूज़ किया जाता है और द का यूज़ भी किया जाता है। ये अलग अलग बातों पर निर्भर करता है। अगर सेंटेंस में मैन और वोमेन का अर्थ यदि कोई एक यानी कि संख्या के अर्थ में हो, कोई एक यानी कि संख्या के अर्थ में हो, कोई एक या कोई के अर्थ में हो, तो ऐसी कंडीशन में इसके पहले आर्टिकल ए का यूज़ किया जाएगा। लेकिन अगर सेंटेंस में मैन और वोमेन का यूज़ संपूर्ण जाति के लिए किया गया हो, सारे समुदाय के लिए हो, तब उस कंडीशन में उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन अगर उस मैन की विशेषता बताई जा रही हो, यानी कि उस सेंटेंस में उसको पर्टिकुलराइज किया जा रहा हो, तब उस कंडीशन में उसके पहले द का यूज़ किया जाएगा। ये हम सेंटेंस को पढ़ के डिसाइड करेंगे कि सेंटेंस में मैन और वोमेन का अर्थ किस सेंस में किया जा रहा है। यदि वो संपूर्ण जाति के लिए है तो कोई आर्टिकल ही लगेगा। यदि संख्या के अर्थ में है या कोई एक के अर्थ में है, तब ऐसी कंडीशन में आर्टिकल ए का यूज़ किया जाएगा। और यदि उसको पर्टिकुलराइज करना है तो फिर द का यूज़ किया जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल नंबर 1, आई सॉ मैन। इस सेंटेंस में लिखा हुआ है मैंने आदमी देखा, तो यानी कि यहाँ संख्या की बात हो रही है, कोई एक आदमी की बात हो रही है, तब हमने यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज़ साउंड के आधार पर कर दिया। नाउ कम टू द सेकंड एग्जाम्पल, मैन इज जज बाय हिज वर्ड। यानी कि किसी भी आदमी को जज किया जाता है तो किससे किया जाता है, उसके वर्ड से, यानी कि उसके वादे से। यानी कि इस सेंटेंस में मैन का जो अर्थ है वो कोई एक या किसी से है, या इसका मतलब है किसी भी इंसान को यदि जज करना हो तो उसे उसके वर्ड से जज किया जाता है। यानी कि इस सेंटेंस में मैन के पहले हमने यहाँ आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। अब कम टू द थर्ड एग्जाम्पल, मैन इज मोर्टल। आदमी नश्वर है, यानी कि आदमी का अंत होता है। यानी कि आदमी एक ऐसा प्राणी है जिसका कभी ना कभी अंत होता है। ये किसी एक आदमी के बारे में बात ना होते हुए पूरी संपूर्ण जाति के बारे में बात है, संपूर्ण मानव जाति के लिए, तब इस कंडीशन में यहाँ पर कोई आर्टिकल ही लगेगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये, मैन और वुमेन का यूज यदि संपूर्ण जाति के लिए हो, संपूर्ण समुदाय के लिए हो, तब उस कंडीशन में उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा।
कम टू द फोर्थ एग्जाम्पल, मैन इज ए सोशल बीइंग, आदमी एक सामाजिक प्राणी है, किसी एक आदमी की बात नहीं हो रही है, यहाँ संपूर्ण समुदाय की बात हो रही है, तब कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। नाउ कम टू द फिफ्थ एग्जाम्पल, मैन एंड वुमेन वर क्रिएटेड इक्वली, आदमी और औरत को बराबर से बनाया गया। इस सेंटेंस में हम ध्यान से देखें तो मैन और वुमेन लिखा हुआ है, दोनों सिंगुलर है, लेकिन यहाँ किसी एक आदमी और किसी एक औरत की बात ना होती हुई संपूर्ण आदमी और औरत की बात हो रही है, तब इस कंडीशन में यहाँ पर भी कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। नाउ कम टू द सिक्स्थ एग्जाम्पल, मैन आई सॉ वाज ब्लाइंड, मैंने आदमी देखा वो कैसा था, ब्लाइंड था, यानी कि हम आदमी की विशेषता बता रहे हैं, उसको पर्टिकुलराइज कर रहे हैं। इस कंडीशन में यहाँ पे आर्टिकल दा का यूज लगेगा, किया जाएगा। तब इस कंडीशन में इस यहाँ पे दा का जो अर्थ निकलेगा वो जो निकलेगा, तो जो आदमी मैंने देखा वो कैसा था, ब्लाइंड था। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि दा का सेंटेंस में कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन कई बार हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसका अर्थ निकाल सकते हैं। तो इस सेंटेंस में यहाँ दा का अर्थ जो है, दा का जो अर्थ है वो जो है, तो जो आदमी मैंने देखा वो कैसा था, ब्लाइंड था। तो यदि किसी सेंटेंस में अगर हम मैन और वुमेन को पर्टिकुलराइज कर रहे हो, उसकी विशेषता बता रहे हो, तो दा लगेगा। संपूर्ण जाति की बात कर रहे हो तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन यदि संख्या की या किसी एक इंसान की बात कर रहे हो तो उस कंडीशन में आर्टिकल ए का यूज साउंड के आधार पर किया जाएगा। ये था रूल नंबर 7। हम बात करते हैं रूल नंबर 8 की। बात करते हैं रूल नंबर 8 की और 9 की। 8 और 9। रूल नंबर 8 में मैंने ये बताया है कि कभी भी किसी सेंटेंस में हिस्टोरिकल बिल्डिंग यानी कि कोई ऐतिहासिक इमारत का नाम दिया हो, टॉम यानी कि मकबरे का नाम दिया हो, पैलेस यानी कि किसी महल का नाम दिया हो, स्टेचू यानी किसी मूर्ति का नाम दिया हो, तब उस कंडीशन में उसके पहले आर्टिकल दा का यूज़ किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, आई सॉ ताजमहल, ताजमहल जो कि ऐतिहासिक बिल्डिंग है, इसलिए इसके पहले हम दा का यूज़ करेंगे। नाउ कम टू द सेकंड एग्जांपल, आई हैव सीन स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। इस सेंटेंस में चूंकि स्टैच्यू का नाम दिया हो, तब इस कंडीशन में हम इसके पहले आर्टिकल दा का यूज़ करेंगे। तो ओवरऑल किसी भी सेंटेंस में यदि हिस्टोरिकल बिल्डिंग, टॉम, पैलेस, स्टैचू दिया हो तो आर्टिकल दा का यूज़ किया जाएगा। जैसे कि तानसेन मकबरा यानी कि तानसेन टॉम, तो तानसेन टॉम के पहले हम आर्टिकल दा का यूज़ करेंगे। नाउ कम टू द रूल नंबर 9। किसी भी सेंटेंस में किसी क्लब का नाम दिया हो, डिपार्टमेंट का नाम दिया हो, बोर्ड का नाम दिया हो, जैसे CBSE बोर्ड, NCERT, बैंक, MP बोर्ड, बैंक का नाम दिया हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, कमीशन का नाम दिया हो, होटल का नाम दिया हो, कमीशन मतलब आयोग, और ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन का नाम दिया हो, नेशन का नाम दिया हो, पार्टी का नाम दिया हो, कम्युनिटी मतलब समुदाय का नाम दिया हो, तब उस कंडीशन में आर्टिकल दा का यूज़ हम उस सेंटेंस में उसके पहले करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, ही वेंट टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ बैंक का नाम है, इसलिए हमने दा का यूज़ कर दिया। ही जॉइंट जीवाजी क्लब, क्लब का नाम दिया तो दा लगा दिया। BJP इज ए बिग पार्टी, पार्टी का नाम दिया तो दा लगा दिया। और UK हैज़ ए बिग आर्मी, चूँकि ये नेशन है और नेशन का जो पहला वर्ड है वो कैसे स्टार्ट होता है, यू से स्टार्ट होता है, जैसे UK, USA। तो जब भी किसी सेंटेंस में नेशन का नाम दिया हो तो द आर्टिकल का यूज़ किया जाएगा। और इसी तरीके से जैसे मैंने बताया था, किसी सेंटेंस में कम्युनिटी यानी कि समुदाय का बोध कराया गया हो, तब उस कंडीशन में उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ राजपूत आर ब्रेव पीपुल। इस सेंटेंस में ध्यान से देखेंगे तो मैंने लिखा हुआ राजपूत, यानी कि जो कि एक कम्युनिटी को शो करता है, तब इस कंडीशन में हम इसके पहले आर्टिकल दा का यूज़ करेंगे। इसी तरीके से मैंने लिख दिया हिंदूज आर ए पीस लविंग रेस, राइट। इस सेंटेंस में हम बात कर रहे हैं हिंदुओं की, जो कि एक क्या है, समुदाय है, और इस समुदाय के नाम के पहले हम कौन सा आर्टिकल लगाएंगे, दा का यूज़ करेंगे। तो जब भी किसी सेंटेंस में किसी समुदाय का नाम दिया हो, पार्टी का नाम दिया हो, जैसे BJP, कांग्रेस, नेशन का नाम दिया हो, UK, USA, ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया हो, जैसे आर्मी, कमीशन का नाम दिया हो, जैसे फाइनेंस, जैसे बोल सकते हैं आप इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग, बैंक का नाम दिया हो, बोर्ड का नाम दिया हो, MP बोर्ड, CBSE बोर्ड, डिपार्टमेंट का नाम दिया हो, जेल डिपार्टमेंट, क्लब का नाम दिया हो, तब ऐसी कंडीशन में इनके पहले हम आर्टिकल दा का यूज़ करेंगे। ये थे रूल नंबर 8 और 9। अब रूल नंबर हम 10 के बारे में पढ़ेंगे। बात करते हैं रूल नंबर 10 की। अगर किसी भी सेंटेंस में कोई सिंगुलर नाउन आ रहा हो और जिससे संख्या का बोध हो रहा हो, तो आर्टिकल A व N का यूज़ उस सेंटेंस में किया जाएगा नाउन के पहले। लेकिन अगर उस नाउन से चाहे वो काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, केवल उसकी मौजूदगी का बोध हो रहा हो, यानी कि वो ऑब्जेक्ट यानी कि वो नाउन आपके सामने है, तब ऐसी कंडीशन में उसके पहले हम आर्टिकल दा का यूज़ करेंगे, राइट। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कहा शट द डोर,
और दूसरे वाला एग्जाम्पल है मैंने आई बॉट और ए डोर लगाया है। तो मैंने डोर से पहले यहाँ मैंने ए आर्टिकल का यूज़ किया, यहाँ डोर से पहले मैंने दा का यूज़ किया है। उसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ मैं बात कर रहा हूँ संख्या की। दैट मीन्स मैंने दरवाजा खरीदा मतलब उसकी संख्या का बोध करा रहा हूँ। उस कंडीशन में मेरे को ने यहाँ डोर के पहले आर्टिकल ए का यूज़ कर दिया। लेकिन अगर मैं किसी से ये कह रहा हूँ दरवाजा बंद कर दो, यानी कि दरवाजा जो हमारे सामने मौजूद है उसे बंद करने की कह रहा हूँ, मतलब वो दरवाजा जो कि मेरे सामने मौजूद है उसकी मौजूदगी को बताने के लिए उस कंडीशन में, चाहे वो नाउन काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, तब उस कंडीशन में दा का यूज़ किया जाएगा। तो मैंने कहा शट द डोर, यानी कि डोर मेरे सामने है। मैंने कहा नमक मुझे दे दो प्लीज़, पास द साल्ट, यानी कि नमक जो मेरे सामने मौजूद है वो मुझे दे दो, तब उस कंडीशन में साल्ट से पहले दा का यूज़ किया जाएगा। मैंने कहा टीवी बंद कर दो, यानी टीवी मेरे सामने मौजूद है, तब उस कंडीशन में टीवी के पहले दा का यूज़ किया जाएगा। मैंने कहा खिड़की खोल दो, तो खिड़की यानी कि मेरे सामने मौजूद है, तब उस कंडीशन में खिड़की से पहले दा का यूज़ किया जाएगा। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि सेंटेंस में मैं अगर ये कहता हूँ कि मैंने बाजार से खिड़की खरीदी, तो दैट मीन्स यहाँ संख्या का बोध हो रहा है, तब ऐसी कंडीशन में विंडो से पहले आर्टिकल ए का यूज़ किया जाएगा। लेकिन अगर मैं ऐसे कहता हूँ खिड़की बंद कर दो, यानी कि खिड़की मेरे सामने मौजूद है, उस मौजूदगी को बताने के लिए, प्रेजेंस को बताने के लिए मैं उसके पहले दा का यूज़ करूँगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया कि नाउन के पहले हम काउंटेबल ए का और दा का यूज़ करेंगे, लेकिन कई बार ऐसा भी होगा इन डोर के पहले आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। आगे हम जब इसके एडवांस रूल पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि डोर के पहले कब आर्टिकल नहीं लगेगा, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया जाएगा। आज के इस 10 नंबर के रूल में हमने ये सीखा कि डोर के पहले आर्टिकल ए भी लगता है और दा भी लगता है। अगर वो संख्या का बोध हो तो आर्टिकल ए लगेगा, यदि उसकी मौजूदगी का बोध हो, संख्या का बोध ना हो, तब ऐसी कंडीशन में आर्टिकल दा का यूज़ किया जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। कई बार हम इजीली जज नहीं कर पाते कि डोर के पहले आर्टिकल लग रहा है, ए लग रहा है, और कई बार दा लग रहा है, और कई बार कोई आर्टिकल नहीं लग रहा है। ये तो रूल नंबर 10। हम बात करते हैं रूल नंबर 3 की।